हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। हम लोग आज निश्चय बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और निश्चय बैच में पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और फिर चलेंगे ऑर्गेनिक पे। कई लोगों की डिमांड आई कि सर ऑर्गेनिक से शुरू कर दो, तो यार ऑर्गेनिक के लिए पहले जीओसी पढ़ानी पड़ेगी और जीओसी पढ़ाने का मतलब है फिर वो अलग से एफर्ट लगाना। तो मैं जब निश्चय बैच के लिए ऑर्गेनिक शुरू करूँगा तो जीओसी पढ़ाऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा हाइड्रोकार्बन्स और फिर पढ़ाऊँगा एल्कालाइड, क्योंकि मेरा मेन एम है जो तुम्हें मेंस 2024 और एडवांस 2024 में सेलेक्ट कराना है। ठीक है, ये निश्चय बैच 12th वालों के लिए ही है। 11th वालों को इसे देखने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, आगे चल के वो इसे देख सकते हैं, लेकिन पहले 11th कवर करेंगे। और जो 12th प्लस वाले यानी ड्रॉपर्स और 12th वाले देख रहे हैं, उन्हें 11th वाले अध्याय बैच के लेक्चर्स भी देखने हैं जो रिलीज़ हो चुके हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को आ चुके हैं। ये लेक्चर तुम लोग सैटरडे को देख रहे होगे, तो इसे अच्छे से इनकलकेट करो और लेक्चर्स की लेंथ धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यार सब लोग परेशान मत हो कि इनिशियली 1.5 घंटे का लेक्चर कर दो या 2 घंटे का लेक्चर कर दो। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, वो मेरे को प्लान करने दो, तुम पढ़ने पे जोड़ दो। और एनसीईआरटी में साथ साथ कराता हुआ चलूँगा चैप्टर वाइज, और धीरे धीरे क्वेश्चंस भी बीच बीच में उठा के मैं लगवा रहा हूँ क्लास में, और थ्योरी में लिख के लाता हूँ, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, नवंबर के लास्ट तक ये सारा कोर्स ख़त्म कर दूँगा। फिर एक रैपिड वो भी चलाऊंगा कोर्स की, जिसमें हम लोग स्पीड में सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर की। अच्छा, अब जो हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है dexterchem.in के नाम से, तो हमारे जो भी चैप्टर नोट्स हैं, जैसे पहले की तुम्हें गूगल ड्राइव पे मिल रहे थे, अब उसके लिए गूगल ड्राइव पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गूगल ड्राइव पे तुम्हें स्टोर करना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था। तो मैंने कहा कि एक इसके लिए वेबसाइट ही ले आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बैच की तरह। वेबसाइट में भी कोई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोर्स मेन्यू पे जाना है, अध्याय निश्चय में से चूज़ करना और चैप्टर के नाम पे क्लिक करके प्रॉब्लम शीट्स और लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे रखा है, जो तुम जहाँ पे क्लिक करोगे और सीधे ही वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे मैं ऊपर से तुम्हें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हम सब लोग धीरे धीरे वेबसाइट पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यार इसमें बार बार गूगल ड्राइव में स्टोर करने में ना बड़ी दिक्कत आ रही थी। मतलब बहुत सारा मटेरियल हो जा रहा था, फिर वो ड्राइव बार बार भर जाती, फिर नई ड्राइव बनाओ, झंझटें ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं वेबसाइट पे ही अब ले जा रहा हूँ, जैसे सारा मटेरियल तुम्हारे पास रहे और एक जगह पे स्टोर रहे, कि तुम कभी भी गूगल लिंक हो गया, इधर उधर हो गया, एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, तमाम झंझटें, इसमें कुछ झंझट नहीं आएगी। तो लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर को शुरू करना है। तो लिक्विड सोल्यूशन शुरू करने के लिए 12th वालों को मैं बात कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 12th में जो ड्रॉपर्स हैं वो इस लेक्चर को देख रहे हैं और 12th वाले देख रहे हैं। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने 11th में कभी ना कभी थोड़ा बहुत गैसेस स्टेट के बारे में सुना होगा। गैसेस स्टेट के बारे में सुन रखा है, और जो हमें पढ़नी है वो लिक्विड स्टेट है। इसे उठा के यहाँ रख लें। हमें जो पढ़नी है अभी वो लिक्विड स्टेट पढ़नी है, लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ना है। ठीक है, गैसेस स्टेट में हमने पढ़ा था कि कुछ लॉ जो थे वो आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन कर रहे थे, कुछ रियल गैस को डिफाइन कर रहे थे। तो गैसेस दो तरह की थी, आइडियल थी और रियल थी। वैसे ही सॉल्यूशंस भी कैसे हैं? आइडियल है और रियल है, आइडियल और रियल है। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। आइडियल वो थी जो पीवी क्वेश्चनैरिटी फॉलो कर रही थी, मैं आउटलाइन दे रहा हूं चैप्टर की। और तो आइडियल सॉल्यूशंस वो हैं जो राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, क्या होता है राउल्ट लॉ, ये बात की बात है, लेकिन हम लोग बिल्कुल गैसेस स्टेट से मिला के इसे पढ़ सकते हैं। रियल गैसेस कोई लॉ फॉलो नहीं कर रही थी, जो आइडियल गैस इक्वेशन नहीं फॉलो कर रही थी उन्हें हम रियल गैसेस कर रहे थे। डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, तो इन्हें हम रियल गैस कह रहे थे। इसी तरह से रियल सॉल्यूशंस वो हैं जो डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक, अब आइडियल गैस और आइडियल सॉल्यूशंस एक जैसे बिहेव कर रहे हैं और रियल गैस और रियल सॉल्यूशंस एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस को समझने के लिए देखो, गैसेस भी फ्लूइड्स हैं और लिक्विड्स भी फ्लूइड्स ही हैं। इनकी डायनेमिक समझने के लिए जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, हम लिक्विड्स में भी पीवी इक्वेशनैरिटी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम पीवी इक्वेशनैरिटी जैसी एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे जिसे पाई इक्वल्स टू सीआरटी कहते हैं। बाकी कुछ लॉज हैं और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें लिक्विड सोल्यूशन के अंदर पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, इससे हमेशा एक सवाल हर साल पेपर में आता ही आता है।
तो इसे ढंग से कर लेंगे तो हमसे 2-3 तरह के सवाल में इसमें जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो सवाल लगवाऊंगा, तो 2-3 तरह के सवाल लगवाऊंगा। आज का लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे सोल्यूशंस क्या होते हैं और ख़त्म करेंगे कि आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग आइडियल सोल्यूशन तक की बात करेंगे, बीच में हेनरी लॉ और राउल्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेविएशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के 3 वीडियो आएंगे, 3 वीडियो में ये चैप्टर हम वाइंड अप करेंगे और फिर हम लोग आगे बात करेंगे अगले चैप्टर का। अगला चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स। यार एक वो वीडियो रह रहा है जिसमें मेरे को चैप्टर का सबका सीक्वेंस बताना है, तो मैं सीक्वेंस वाला भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश करके लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई अब शुरू करते हैं पढ़ना। तो लिक्विड सॉल्यूशंस की बात हमें करनी है। सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशंस इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। सॉल्यूशंस में क्या है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होना जरूरी है। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी मतलब कि उनमें कोई फेज नहीं होती, मतलब प्रॉपर्टी जो ऊपर होगी वही नीचे होगी, वही आगे होगी वही पीछे होगी, सब जगह वही प्रॉपर्टी होगी। इट इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब जहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं है। जैसे तुमने पानी में नमक मिलाया तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, पानी और नमक अब एक रंग हो गए, दोनों अलग अलग नहीं बचे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से हमें ज़्यादा सब्सटेंस चाहिए तो हम उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस में 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सोल्यूट कोई भी ऐसी चीज़ जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सोल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। अगर वाटर सोल्यूशन सॉल्वेंट है हमारा और कोई चीज़ वाटर के बराबर आ गई, मान लो सबसे फेवरेट सोल्यूशन अपना कौन सा है? इथेनॉल सोल्यूशन। अरे यार इथेनॉल तो तुम लोग जानते ही हो, इथेनॉल सोल्यूशन सबसे फेवरेट है। तो अगर इथेनॉल और वाटर अगर हम सेम क्वांटिटी में ले लें तो हम वाटर को तब भी हम सॉल्वेंट कहेंगे, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है किससे? इथेनॉल से। ठीक है, इसलिए वाटर इज टेकन एज समटाइम्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाटर इट इज टेकन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात मैंने यहाँ पे तुम्हें बताने की कोशिश की है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई इतनी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो इफ ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। हम लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं तो अगर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट अगर सोल्यूशन में है तो हम उस सोल्यूशन को कैसा सोल्यूशन कहते हैं? हम उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। कैसा सोल्यूशन कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो हम उसे टर्नरी सोल्यूशन कहेंगे। अगर 4 कंपोनेंट हो जाएंगे तो हम उसे क्वार्टिनरी सोल्यूशन कहेंगे। इससे ज़्यादा मिलाने की जरूरत अभी नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा मिलाओगे पंगे बढ़ते जाएंगे। सवाल हमें देखो 2 चीज़ें हैं यार, एक बात ध्यान रखना कि हमें केमिस्ट्री उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है कि हमें केमिस्ट्री की समझ डेवलप हो जाए, हम नए सवालों को सोच पाएँ, इसीलिए क्रिटिकली पढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात यह कि हमें रिसर्च नहीं करनी है किसी भी बात पे। हम ये मान लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उसके लिए भी एक वीडियो बनता है तुम्हारा, वो मैं बता दूंगा। कि बताओ कमेंट करके जल्दी से कि क्या ये डिस्कस करने की जरूरत है कि विच बुक यू शुड रीड और स्टडी फॉर केमिस्ट्री फॉर जेईई और नीट। आई विल टेल, नो इश्यूज इन दैट। ठीक, अगर तुम चाहते हो मैं बताऊं तो मेरे को कमेंट करो, कम से कम 40-50 कमेंट आएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। 1-2 कमेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा यार, है ना। इतने कमेंट तो आने ही चाहिए, तभी बनाने का मतलब है कि 30-40 में होगा तो फायदा हो। उनकी कोई क्यूरियोसिटी भी तो इतनी होनी चाहिए। तो जो बाइनरी सॉल्यूशंस है उनमें क्या होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। 3 कंपोनेंट वाले को टर्नरी कहेंगे, 4 कंपोनेंट वाले को क्या कहेंगे? क्वार्टनरी कहेंगे। याद रहेगा, मेरी बात ध्यान रहेगी। और यार देखो, मैं केमिस्ट्री में रटने के लिए नहीं कहता, रटना नहीं है केमिस्ट्री को, ये बात ध्यान रखनी है। केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री ध्यान। जो मोनोलॉग ने बर्बाद किया है ना केमिस्ट्री की, ऐसी करी है वो, मतलब वो बिल्कुल गलत है। ठीक, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा तो मैं लगेगा कि अभी हो सकता है कि तुम्हें लगे कि केमिस्ट्री मेरी अच्छी है खराब है, अगले 4 महीने तुम मेरे साथ रहो। मतलब हम लोग जून में शुरू किया, जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर में जब दिवाली आने वाली होगी तब तक तुम्हारी केमिस्ट्री ही बेस्ट पोर्शन होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी से जो मैं कह रहा हूँ उतनी बात फॉलो करोगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करोगे तो फिर कैसे ही फ़ायदा होगा। मैं क्या ही कर लूँगा, जब तुम फॉलो ही नहीं करना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फेज। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज के बेसिस पे सॉल्यूशंस 9 टाइप के हो सकते हैं। एनसीईआरटी में बड़े सुंदर तरीके से लिखे हैं। तो जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने एनसीईआरटी की ही टेबल लिखी है, बिल्कुल एनसीईआरटी को तो पढ़ाऊंगा भी, अंडरलाइन करके ही पढ़ाऊंगा। फिर से जो बात एनसीईआरटी की जरूरी है वो यहाँ उठा लेते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट फेज और एग्जाम्पल ले लिए। अगर हम गैसेज सोल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्वेंट जो होगा हमारा वो गैस ही होगा।
अगर हमें गैसीय सोल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा, गैस होगा। तो गैस इन गैस ले लें, लिक्विड इन गैस ले लें और सॉलिड इन गैस ले लें, तो 3 बन गए। गैस इन गैस का एग्जाम्पल एयर ले सकते हैं, गैस इन लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल CH3 इन विद नाइट्रोजन गैस, मतलब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में ले सकते हैं, और सॉलिड इन गैस का कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं। ठीक, लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड ही हमारा बेस फेज होगा, यानी कि सॉल्वेंट फेज किसका होगा, लिक्विड का होगा, और सॉल्यूट हमारा गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है। तो गैस एंड सॉलिड का एग्जांपल हो गया O2 डिसॉल्व इन वाटर। O2 डिसॉल्व इन वाटर का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को पानी में डिसॉल्व कर दें। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे यार। एक बहुत पहले एक पानी की बोतल आती थी जिसमें लिखते थे कि 300% मोर डिसॉल्व ऑक्सीजन। अरे डिसॉल्व ऑक्सीजन ह्यूमंस के कोई काम नहीं आती, वो केवल गिल्स वालों के काम आती है। गिल्स मतलब शुभमन गिल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, गिल्स मतलब जिनके गिल्स होते हैं, मछलियाँ है ना, उनके काम आती है डिसॉल्व ऑक्सीजन। गिल मतलब तुम शुभमन गिल समझने लगो, आजकल तो कुछ भी समझ रहे लोग ना। तो गिल्स मतलब कि जिनके डिसॉल्व ऑक्सीजन उनके एक्वेटिक लाइफ के काम आती है, जिनके मतलब गिल्स हों, जो गिल्स से इनहेल करते हो उनके काम आती है। नोज से इनहेल करने वालों के लिए मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन को कोई सेंस नहीं होता। लिक्विड इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल हम तो बता ही चुके हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल को वाटर में मिलाएंगे। इथेनॉल मतलब डे टू डे लाइफ में जो तुम अल्कोहल यूज़ कर रहे हो वो, मतलब तुम नहीं कर रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ कि तुम लोग तो नहीं पीते होगे ना, ठीक, और पीनी भी नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एक्चुअली। सॉलिड और लिक्विड को ले तो सॉलिड और लिक्विड तो ग्लूकोज इन वाटर सबसे आसान सोल्यूशन हम यही बना सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड का, कि हमने चीनी का शरबत बना लिया और शिकंजी बना के पियेंगे मस्त आराम से। और सॉलिड सोल्यूशन के एग्जांपल जैसे अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट फेज होगी वो क्या होगी, सॉलिड। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस ले ले तो तुमने एक एग्जांपल पढ़ा होगा H2PD। H2PD तो पढ़ा होगा सब लोगों ने ऑर्गेनिक में 11th में, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि अगर हम पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करा दें उस पर, तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा। लिक्विड एंड सॉलिड का अमलगम। अमलगम क्या होता है, सोडियम अमलगम पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा तो सुनो। अमलगम होते हैं कि जब मेटल को मरकरी पूल में डुबो देते हैं तो अमलगम बन जाते हैं, ठीक। और सॉलिड एंड सॉलिड का तुमने एलॉयज पढ़े होंगे कि कॉपर को गोल्ड के साथ मिला दिया या कॉपर को सिल्वर के साथ मिला दिया तो एलॉयज बन गए, जैसे ब्रास है और अपना बहुत सारे एलॉयज तुमने पढ़े होंगे, गन मेटल वगैरह, ये सब एलॉयज हैं। अब बात आती है जब सॉल्यूशंस तैयार हो गए, जब सॉल्यूशन सारे तैयार हो गए, ध्यान से सुनना आराम से, कि जब सॉल्यूशन सारे तैयार हो गए तो हमें बात करनी पड़ेगी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन लोगों को इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, ध्यान रखना मेरी बात, कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर, कि जो किसी भी सॉल्यूट को एक गिवन टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट उसमें डाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। किसी गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को फिक्स रखना यहाँ पे बहुत जरूरी बात है, अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और अगर हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशंस को डिसॉल्व मतलब डिफाइन करना शुरू करें। और यार एक बात और यार, नोट्स सबके पास अपने पर्सनल होने चाहिए। सब लोग कमेंट करके बताना कि मेरी बात मान रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, बताना मेरे को, है ना। कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। पहला सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर, मतलब अब उनमें फर्दर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी एक गिवन टेम्परेचर पे हमने चीनी घोली और फर्दर चीनी अब नहीं घुल रही है तो सॉल्यूशन कैसा बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें कोई भी शक्कर हम नहीं घोल सकते, ठीक। हम कहते हैं ना सैचुरेट हो गया, सर अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मतलब अब कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, चाहे कुछ कर लो, तो सैचुरेट हो जाता है वो, दैट इज सैचुरेट। लेकिन अगर एग्जाम हो, हीट हो, तो उसे सुपर सैचुरेटेड भी बना सकते हैं। लेकिन और अभी जैसे अभी तो तुम अनसैचुरेटेड स्टेट में हो। सैचुरेशन आता है दिवाली तक जाते जाते, सैचुरेशन आता है, सर बहुत पढ़ लिए, थक गया यार, है ना। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर की जगह रूम टेम्परेचर ले लिया यहाँ पे, कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अभी और सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी एक गिलास पानी लिया या एक जग में पानी ले लिया 1 लीटर, उसमें हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी, एक चुटकी चीनी डाली, तो अभी तो और चीनी घुल सकती है। लेकिन अगर हम 1 स्पून डालेंगे, धीरे चुटकी चुटकी करते करते कभी ना कभी ऐसा होगा कि नेक्स्ट चुटकी अब डिसॉल्व नहीं होगी, और जब नहीं डिसॉल्व होगी तो वो कैसा सोल्यूशन बन जाएगा? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा। और जब उसी सोल्यूशन में हमें और घोलनी हो तो हम क्या करें? टेम्परेचर को बढ़ा दें,
ठीक, टेम्परेचर को बढ़ा दे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज हो गया और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। कैसे होती है मैं बताऊंगा। ठीक, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा, एक कंसंट्रेशन ऐसा भी आएगा कि अब टेम्परेचर बढ़ाने से भी कुछ होना जाना नहीं है। जैसे कि तुमने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ना शुरू करते समय क्या हुआ कि अभी तो अनसैचुरेटेड हो, सारी बातें मेरी जा रही हैं, तो अनसैचुरेटेड स्टेट में हो। थोड़ी देर बाद आएगा कि सर सैचुरेशन हो गया। अगर मान लो 5 घंटे या 10 घंटे की मैराथन क्लास हो, भैया वो बहुत खतरनाक होती है, उतनी मैं ना मैं कभी ऐसी ले पाऊंगा ना तो मैं किसी को समझ में। अगर ऐसा होता ना तो हर आदमी 10 घंटे पढ़ता और सेलेक्ट हो जाता जेईई में। कोई मतलब फ़ायदा नहीं ना 1-2 साल पढ़ने का। मैराथन पढ़ो, छुट्टी मारो, खत्म हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़े दिनों बाद सैचुरेट होने लगेंगे। प्रोसेस लंबा है, टाइम टेकिंग है, मेहनत तुम्हारी रिक्वायर्ड है, तो उसमें सैचुरेशन आने लगता है। लेकिन जब एग्जाम का फॉर्म आ जाता है, हीट बढ़ जाती है, तो तुम्हारी कैपेसिटीज़ और बढ़ जाती हैं। तुम याद करो, ध्यान करो कि जब भी पेपर होता है तुम ओवरनाइट बहुत सारा पढ़ लेते हो, रोज उतना नहीं पढ़ पाते। इनफैक्ट पेपर वाले दिन तो स्कैनर लगा होता कि आँख में ऐसे देखा, ओ गुड 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 ये हो गया, ओ चलो अगला क्वेश्चन पलटो, अब ये वाला देखते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बाकी दिन में हम इतनी तेज नहीं याद कर सकते हैं। वो तो मतलब नॉर्मल बात है ना कि हम केवल तभी याद कर सकते हैं जब हीट मतलब सुपर सैचुरेट हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, अब लगता है अब दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, तो वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट है। ठीक, चलो भाई, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आई होप समझ में आ गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसे, तो कमेंट करके बताना कि समझ में आ गए या नहीं आ गए। आगे बात करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन द सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। किन किन बातों पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट डिपेंड कर रही है, किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 है नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट को लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहते हैं, कि मतलब पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। लिख देता हूँ इसका लाइक डिसॉल्व्स लाइक को इलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि पोलर सोल्यूट will dissolve in polar solvent and non-polar solute will dissolve in non-polar solvent। मतलब जो जैसा है उसी में घुलेगा। तुम जैसे हो, तुम्हारे दोस्त भी वैसे ही होंगे अपने आप, है ना। तेज आदमी के दोस्त तेज होंगे, अमीरों के अमीर होंगे, गरीबी अमीरी इस बात नहीं, मतलब जो तुम जैसे हो। अगर किसी ह्यूमन के बारे में पता करना तो उसके दोस्तों से मिल लो, जैसे दोस्त वैसे ही वो, सिंपल। कभी कभी एक्सेप्शंस होता है, मेरे साथ तो है, ठीक है, लेकिन इन जनरल ऐसा ही होता है कि तुम्हारी दोस्ती उन्हीं से होती है जिनसे जो तुम्हारे जैसे होता है। ठीक, और तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर को एलेबरेट करके पढ़ेंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक समझ में आ गया कि पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। ये बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैसे होगा। इन जनरल क्या होता है कि जब सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, सॉलिड और लिक्विड के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इन जनरल बढ़ती है। जब हम सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन जनरल सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन गैसेस के केस में उल्टा होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन जनरल कम होती है। अगर गैस रिएक्ट करके कुछ मतलब हो रहा है, रिएक्शन हो रही तो बात अलग है, लेकिन अगर हम केवल नॉन रिएक्टिंग गैस की बात करें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कम होती जाती है। इसीलिए जो हॉट वाटर रिसोर्सेज हैं जहाँ पे सल्फर की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ नहीं होती है। बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, कोई गया बद्रीनाथ कमेंट करके बताना, मैं गया हूँ, है ना। तो वहाँ पे तप्त कुंड है। अब तप्त कुंड में क्या होगा कि वहाँ पे मछली तो रह नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि उबल जाएगी। नहीं, उबलेगी नहीं भैया, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से, जब वहाँ से तुमने अगर देखा हो बद्रीनाथ में, किसी ने देखा हो तो कमेंट कर बताना, धुआं निकलता रहता है, बहुत पानी गर्म है वहाँ पर। तो उसमें क्या होगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी हट जाएगी, और ऑक्सीजन हटने से होता क्या है कि जो मछलियाँ हैं बेचारी, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं हो पाती, तो वो
वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती, इसीलिए हॉट वाटर रिसोर्सेज में एक्वाटिक लाइफ नहीं होती और कोल्ड वाटर रिसोर्सेज में एक्वाटिक लाइफ अच्छे से रहती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कितने लोग गए बद्रीनाथ बताना यार। ठीक, अब अगली बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एक्सटर्नल प्रेशर का सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर का सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रह पाएगी कि एक्सटर्नल प्रेशर हैज नथिंग टू डू विद और नो इन्फ्लुएंस ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर गैस की सॉल्युबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। बुरी तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बुरी तरीके से मतलब एडवर्स नहीं है, कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी को एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे, उसे एक्सप्लेन करने के लिए आया हेनरी लॉ 1806 के लगभग। आई होप मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताना कि हाँ सही बोला। 1806 में बता दिया था उसने कि हेनरी लॉ कुछ होता है। बहुत पहले की बात है, हेनरी बहुत पुराना आदमी है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट is proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution at constant temperature. Is proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution at constant temperature. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है। तो m जो था वो प्रोपोर्शनल हो गया p के, वेयर m इज द मास ऑफ द गैस एंड k इज, हमने m इक्वल टू kp लिख दिया, और k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। m क्या है, मास ऑफ गैस है, और p प्रेशर होगा, k क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस और टेम्परेचर पे। इतनी बात क्लियरिटी से समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में क्लियर चल रहा है सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये इन जनरल यूज नहीं होता, क्वेश्चंस में ये यूज नहीं होता, तो मैंने हेडिंग डाल दी है इसीलिए कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ। बिल्कुल एनसीईआरटी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताओ यार कि बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ। हाँ, अगर एक बात और यार कि अगर तुम्हें लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तुम्हारी स्पीड से ज़्यादा, कमेंट करके बताना। जो डाउट आ रहा है वो कमेंट करके बताना, क्योंकि अगले वीक के लेक्चर से पहले तुम्हारे डाउट हम कैटर कर लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कि डाउट आ रहा है तो पूछोगे कैसे, कनेक्ट कैसे, टेलीग्राम चैनल पे पूछो, इस पे पूछो, अपना यूट्यूब पे बता दो कि सर ये टॉपिक रिपीट पढ़ना है, तो मैं रिपीट पढ़ा दूंगा। देखो तुम्हारा फायदा होना चाहिए कैसे भी करके, है ना। होल सोल पूरा कायनात मिलकर यही चाहती है कि तुम्हारा फायदा हो, इसीलिए शायद मेरे को यूट्यूब पे लाया गया, मैं तो नहीं आना चाहता था। ठीक है चलो, लेकिन अब आ गया हूँ तो ठीक से ही काम करेंगे और ठीक से पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तुम्हारा। क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन। क्या मास हटा के मोल फ्रैक्शन कर दिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा सही यूनिट है एक्सप्रेस करने के लिए मास से। ठीक है ना, तो मास को हटा के क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है। तो क्या हो गया, द पार्शियल प्रेशर, फिर से मेरे साथ साथ बोल के बोलोगे क्या, कि द पार्शियल प्रेशर, मैं मान रहा हूं कि हम तुम कनेक्टेड हैं, है ना। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। ठीक, तो P इज प्रोपोर्शनल टू X आ गया। P क्या है, पार्शियल प्रेशर है, सही लिख देते हैं इसे, प्रेशर की स्पेलिंग को सही कर देते हैं। P क्या है, P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो गंदा लिखा था, सही कर दिया, पार्शियल प्रेशर है। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो हमने मोल मतलब जब इससे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो KH आ गया, KH आ गया, P इक्वल टू KH इंटू जाई लिख सकते हो या फिर X मान लेते हैं, सिंपल। KH इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ गया, KH इंटू मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं अपना मोल अपॉन सबका मोल होता है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, NB इज वेरी वेरी लेस देन Na। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, NB इज वेरी वेरी लेस देन Na। मतलब हमने Na को क्या मान लिया, A इज सोल्यूट, B इज सोल्यूट। यहाँ पे क्या हमने क्या लिया कि B को सोल्यूट ले लिया है और
ए को क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया, तब हम ये बात कर रहे हैं। ठीक, तो एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, तो इसे हम एन बी अपॉन एन ए डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब के एच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर पे डिपेंड करती है कि नेचर कैसा है गैस का, इस बात पे डिपेंड करेगी। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर, अब देखो के एच की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि पी तो हमने गिवन प्रेशर कर दिया फिक्स। भैया ध्यान से सुनना मेरी बात, कि प्रेशर हो गया फिक्स, तो क्या नाम भाई ध्यान से देखना जरा, पी हो गया फिक्स, के एच अगर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, ठीक बात है। तो यही लिखा है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन कम होगा यानी कि सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, और के एच की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाए तो ये इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसे एक्स्ट्रापोलेट करके हम ओरिजिन तक ले गए होंगे, और इसका जो थीटा आ जाएगा टेन थीटा वो के एच के बराबर होगा, यानी कि जो स्लोप है वो के एच क्या है, हमारा स्लोप है, जो स्लोप है वो के एच के बराबर है टेन थीटा। ठीक है, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एकदम नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। कह रहा फॉर टू गैसेस ए एंड बी द ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इज गिवन बिलो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच ए अपॉन के एच बी निकालना है, और हमें टेन थीटा गिवन है। देखो हमें जो टेन थीटा गिवन है वो किसके लिए गिवन है, टेन थीटा फॉर बी, या थीटा फॉर बी हमें गिवन है, सॉरी, थीटा फॉर बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो टेन थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, सबको पता है ये बात, मान लेते हैं टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और तो ये आ गया हमारा के एच बी के बराबर, तो के एच बी की वैल्यू आ गई 1/√3 आ गई। ऐसे थीटा ए की वैल्यू हमें कितनी दी हो रखी है, 60 डिग्री, तो टेन थीटा ए इज इक्वल टू होगा टेन 60 डिग्री यानी कि √3, इसी को हम क्या लिख देंगे, ये के एच ए के बराबर है, तो के एच ए अपॉन के एच बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, √3 अपॉन 1/√3, यानी √3 इंटू √3 1 यानी कि 3:1। सिंपल सवाल था, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, देख लो एक बारी, कोई दिक्कत हो बताओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे हमने सॉल्व कर दिया, किसी को प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए इसमें। अब हेनरी लॉ को हमने सारी तारीफें करनी, अब हम जब किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो कई लोग कहते हैं ना सर केमिस्ट्री में गलत बात पढ़ा के फिर उसे सही क्यों करते हैं। भाई देखो केमिस्ट्री नहीं सब जगह यही है, न्यूटन ऑफ मोशन भी गलत है ना, कोई भी चीज़ सही पूरी तरह से नहीं है, ठीक, बिल्कुल सही बात है कि पूरी तरह से कोई भी चीज़ सही नहीं है, लेकिन हमें गलत बातें इसलिए जाननी है कि कल को अगर हम रिसर्चर बन गए तो हम वही गलत बात फिर से ना सोच पाए, है ना। चलो भाई लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ की बात करते हैं, तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में क्या लिखेंगे, द प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ तो के एच की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी या मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर को बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैस नेचुरली कितनी डिजॉल्व हो रही है हमें ये चेक करना है, टेम्परेचर और प्रेशर ला के तो हम कुछ भी कर ही सकते हैं। गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सोल्यूशन, एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं करनी चाहिए, गैस को टूटना नहीं चाहिए या फिर किसी से कंबाइन नहीं करना चाहिए, और इट शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल हो गई तो फिर हेनरी का काम खत्म, मेरा नेचुरली सॉल्युबल होनी चाहिए, कम सॉल्युबल, और शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन इन द सोल्यूशन, उसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर हम O2 को पानी में घोल रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हम O2 को पानी में घोल रहे हैं तो हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम अमोनिया को पानी में घोल रहे हैं तो हेनरी लॉ नहीं लगा सकते, रीजन बीइंग कि अमोनिया पानी से रिएक्ट करके NH4OH बना देती है, तो हेनरी लॉ ओबे नहीं करेगा, ठीक बात है, हेनरी लॉ ओबे नहीं करेगा। जब अमोनिया को हम पानी में घोलेंगे तो वो बन जाएगा क्या, NH4OH, और NH4OH के केस में हेनरी लॉ काम नहीं कर पाएगा, ठीक। तो बात करते हैं व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ सॉल्वेंट, अब
देखो ये क्या कर रही है कि गैस को पानी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए और गैस इमिसिबल होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट भी नहीं करनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हर गैस अपने इंडिविजुअली सॉल्युबिलिटी के हिसाब से डिजोल्व होगी, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों या नाइट्रोजन तीनों चीजें पानी में पड़ी हुई हैं, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है, वो अपने मोल फ्रैक्शन के हिसाब से डिजोल्व होगी, नाइट्रोजन अपने मोल फ्रैक्शन के हिसाब से डिजोल्व होगी। तो हम हर किसी पे अलग अलग इंडिविजुअली हेनरी लॉ लगा सकते हैं। इसी बात को मैंने इंग्लिश में लिखा है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्वेंट, ईच कंपोनेंट विल डिजोल्व इन द प्रोपोर्शन टू इट्स ओन प्रेशर। जैसे हम लोग बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं इस बैच में, मान लो ये वीडियो यार कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो देख ही लें, तभी तो फायदा वीडियो बनाने का। 1500 लोग देख रहे हो, कोई फायदा थोड़ी है। तो अभी आउटरीच हमारी कम हो पा रही है। देखो यार सिंपल बात है, थोड़ी सी बढ़ाओगे तो फिर और इंथू से मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए। मैं किससे सोच लो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दीवार के सामने बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम ही लोग हो जो मेरा मोटिवेशन हो, है ना। मेरी यूएसपी तो तुम ही लोग हो कि तुम ही लोग बताओगे। और हम लोगों के एडवांस के में से लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। अभी इस बार जो हमने 45 दिन का कोर्स किया तो उसमें 2600 रैंक आ गई और लोगों ने कहा कि सर पूरा पढ़ना है, इसलिए मैंने पूरा बैच लॉन्च किया। ठीक, तो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और कमेंट्स तुम पढ़ ही रहे हो लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, तो मतलब ठीक ही काम चल रहा है। और अच्छे से कमेंट करो, तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ज़्यादा शायद यूट्यूब भी इसे आगे भेजेगा। तो तुम चाहो तो भेज सकते हो इसे। तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्वेंट, ईच कंपोनेंट विल डिजोल्व इन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स ओन प्रेशर। जैसे मैं तो सबको ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे से सीख रहा है। सेम बात का मतलब हर बच्चा अलग अलग निकाल रहा है। तभी किसी की 2000 रैंक आ रही है, किसी की 4000 आ रही है, किसी की 10,000 आ रही है, किसी की 6000 आ रही है। सबकी अलग अलग रैंक आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हर किसी की अपना प्रेशर है, अपना मोटिवेशन लेवल है, अपना काम करने का तरीका है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वी कैन अप्लाई हेनरीज लॉ टू ईच गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर गैस। हम हर गैस पे क्या लगा सकते हैं, हेनरी लॉ लगा सकते हैं अदर गैस के होने के बावजूद भी, और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो एक सवाल है, कर लेते हैं सवाल को। क्या कह रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन गैस इन वाटर is 5.34 into 10 raised to the power 7 torr. Calculate the solubility of the gas in water at 25 degree centigrade if the partial pressure over the solution is 760 torr. Assume that the density of the solution is same as the density of solvent. सबसे जरूरी बात जो लिखी है वो यही लिखी है, ये बात बहुत जरूरी लिखी है, इसे ध्यान से सुनना। इस बात का मतलब क्या है, सवाल को यहीं से पकड़ना है, नहीं तो सवाल में बड़ी कमरसम सी कैलकुलेशन होगी और तुम परेशान हो जाओगे। गिवन क्या क्या हम वो देखते हैं पहले। हमें गिवन है हेनरीज और कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो हमें KH गिवन है। मैं येलो कलर के पेन से लिख लेता हूँ कि 5.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 टॉर गिवन है। P की वैल्यू हमें गिवन है 760 टॉर। अब हमें फॉर्मूला भी पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा दैट विल बी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, है कि नहीं। अब कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि दिस इज अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो भाई देखो आयनिक में भी अप्रोक्सीमेशन है और लिक्विड्स में भी अप्रोक्सीमेशन सही तरीके से कर लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगा, N of H2 विल बी वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू N of H2O। ठीक है, अब N of H2O निकालेंगे कैसे, तो हम पर लीटर निकालना चाहते हैं, सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में निकालेंगे। तो हम क्या कर दें कि मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, 1000 बाय 18,000 क्या हो गया, मास हो गया। बात समझ में आ गई, और ये मोलर मास हो गया। इतनी बात तो समझ में आ रही, मोलर मास ऑफ वाटर। अरे यार क्या हो रहा, कलर कैसे चेंज हो गया, मोलर मास ऑफ वाटर। तो इसके जो मोल्स आ गए वो आ गए 55.55। हमने जो स्टेटमेंट लिखा था कि द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, उस बात का हमने यूज यहाँ पे कर लिया। अब अपने फॉर्मूले को लगा देंगे कि P इज इक्वल टू क्या होगा, KH इंटू
KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 760 हो गया, इज इक्वल टू 5.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर आ गए 55.55। तो यहाँ से जब NH2 को सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 760 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाय 5.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। तो यहाँ से जब N2 की वैल्यू निकालोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर। तो देखो ये अप्रॉक्सीमेशन जो हमने लिया था वो बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है। क्यों सही प्रूफ हो रहा है? क्यों सही प्रूफ हो रहा है? क्योंकि जो हमने वाटर के मोल्स थे वो 55.55 थे और हाइड्रोजन के मोल नेग्लेक्ट करने के बाद भी डिनोमिनेटर को हमने बड़ा किया है, तो नेग्लेक्ट करने के बाद भी 8 इंटू 10 रेज़ टू -4 आ रहा है। अगर हम एग्जैक्ट करते तो और छोटा नंबर आता है, यानी सॉल्विटी और कम आती। तो यहाँ पे नेग्लेक्शन करना बिल्कुल ठीक रहा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं आई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं अगली क्लास में सवाल में बता दूं तो ठीक रहेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन का आंसर मेरे मतलब क्वेश्चन का आंसर मेरे को टेक्स्ट करना है, व्हाट्सअप करना है, मतलब व्हाट्सअप कराऊँ सॉरी टेलीग्राम पे भेज सकते हो या कमेंट करके बताओ। सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि यहीं कमेंट कर दो, पेन उठाओ, वीडियो को पॉज करो, सवाल पढ़ो। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। हेनरीज ऑफ कांस्टेंट फॉर O2 and N2 are 3.37 into 10 raised to the 7 and 6.51 into 10 raised to the 7 respectively. Calculate the ratio of mole fraction of O2 to N2 dissolved in water at 25 degrees centigrade, assuming that the air consists of 80% of nitrogen and 20% of oxygen। तो इस बात का यूज करके इस क्वेश्चन को यहीं पे लगा के खत्म करके आंसर को कमेंट बॉक्स में करना है, तभी माना जाएगा तुम पढ़ा रहे हो। जितने लोग आंसर करेंगे तभी माना जाएगा। 50 आंसर आने चाहिए बिल्कुल, मतलब नहीं तो फिर बहुत कम लोग देख रहे हैं ना यार, पढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं होगा। वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है ना, कि वॉच टाइम का मतलब कि एवरेज टाइम कम आ रहा है। तो जो लोग पूरा देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि पूरा वीडियो देखो, तसल्ली से पढ़ो। कोर्स खत्म कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैं ध्यान रखूँगा तुम्हारा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसे ठीक से पढ़ो। अब बात करते हैं एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स की। ठीक है, तो वो होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया, उसे होमवर्क लिख दूँ, चलेगा ना भाई? बोलो। एक सवाल मैं लगवाऊँ, एक होमवर्क के लिए दे दूँ, कुछ सवाल मैं लगवा दूँ, कुछ होमवर्क के लिए दे दूँ, ये ठीक रहेगा। हेनरीज ऑफ कांस्टेंट वाला तो हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगला करा इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स में क्या होता है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस होता है, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब किसी भी लिक्विड में जब हम एवरेज एनर्जी की बात करते हैं वो डिटरमाइन होती है किससे? टेम्परेचर से। एवरेज एनर्जी किससे डिटरमाइन हो रही है? टेम्परेचर से डिटरमाइन हो रही है। द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन लिक्विड इज गवर्न बाय टेम्परेचर, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हायर द एनर्जी हायर विल बी द टेम्परेचर, या हायर विल बी द टेम्परेचर हायर विल बी द एनर्जी। सो द सम मॉलिक्यूल्स आर मोर एनर्जेटिक ऑन द सरफेस, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हम लोग सरफेस पे लाइट पड़ रही है और पानी गर्म हो रहा है धूप से। सिंपल बात है, बिल्कुल ऐसे सोचो कि पानी की बाल्टी लेके बैठे हो तुम और धूप पड़ रही है इस पर। जब धूप पड़ रही है तो धूप तो ऊपर वाली लेयर पे पड़ रही होगी। कभी पानी को छू के देखा धूप में रख के? अब तो लोग मतलब धूप में नहीं नहाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव में या कहीं पे तुम अभी भी अगर हैंडपंप से पानी ला के नहा रहे हो तो उसमें देखो ऊपर वाली लेयर पे अगर तुम धूप में रख दो तो ऊपर वाली लेयर गर्म होगी, क्योंकि सनलाइट ऊपर पड़ रही तो ऊपर वाली लेयर गर्म होती जाएगी। तो ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल गर्म होके क्या करेंगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो यहाँ से उठ के जाने लगेंगे, है कि नहीं? कि so some of the more energetic particles on the surface of the liquid can be moving fast enough to escape from the attractive forces holding the molecules together। यानी कि वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उन्हें ब्रेक करके मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इसीलिए हर टेम्परेचर पे होता है और ये सरफेस फिनोमेना है, ऊपर सरफेस पे हो रहा है। जबकि बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग में हम आग नीचे से लगाते हैं, ऊपर से तो बॉइल करते नहीं सोल्यूशन को, हम लोग नीचे बॉइल करते हैं। गैस पे रखा या कढ़ाई पे या अंगीठी पे रख दिया और वाटर को बॉईल करना शुरू किया, तो नीचे से वाटर बॉईल होना शुरू होगा। तो जो नीचे वाला पार्टिकल है वो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो दौड़ के ऊपर चला जाएगा। भाई नीचे वाला पार्टिकल क्या हुआ? दौड़ के ऊपर गया, और ऊपर वाले को उसकी प्लेस देने के लिए ठंडा होने की वजह से नीचे आना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉइलिंग होगी, उससे पहले नहीं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉइलिंग होगी। बॉइलिंग की डेफिनेशन कितने लोगों को एकदम एग्जैक्ट पता है, लिख के बताना। अच्छा, बॉइलिंग की पता हो, फ्रीजिंग की, दोनों की बताना, बिना नकल किए। तुम स्कूल में पढ़ चुके हो या फिर पिछले साल पढ़ी है, कमेंट करके मेरे को चाहिए। ठीक, तो बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स अ बल्क फिनोमेना, वेयरएज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर एंड इट इज अ सरफेस फिनोमेना। तो इवेपोरेशन कैसा है, सरफेस फिनोमेना है, और बॉइलिंग कैसा है, बल्क फिनोमेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब वेपर प्रेशर की बात करते हैं। अब इवेपोरेशन होगा तो वेपर प्रेशर भी होगा भाई, क्योंकि वेपर निकलेंगे और वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ऐसा गलत सोच रहे हो। Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors when there exists an equilibrium between the liquid phase and vapor phase. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors when there exists an equilibrium between the liquid phase and vapor phase. तो equilibrium का मतलब क्या होता है? When the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, at that time the pressure exerted by vapors is called vapor pressure. ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है कि वेपर प्रेशर कौन सा प्रेशर है? जब लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपर्स का रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा, उस टाइम पे भी कुछ वेपर्स होंगे ऊपर। बोलो भाई, होंगे? बात समझ में आई तो यस लिखना, ठीक है, टाइम डाल के यस लिख देना। तो वेपर प्रेशर कब है? जब लिक्विड का वेपर में और वेपर का लिक्विड में बनने का रेट सेम हो जाए, यानी रेट ऑफ वेपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए, उस टाइम को हम कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या? उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? उस प्रेशर को क्या कहते हैं? उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब आता है राउल्ट लॉ। जब वेपर प्रेशर की बात होती है तो राउल्ट लॉ हो जाता है। ठीक, तो कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका भाई? कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब अब कंपोनेंट कैसा हमारे पास? वोलेटाइल है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, कंपोनेंट कैसा है? वोलेटाइल है। ठीक, वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा। प्रोपोर्शनलिटी की बात नहीं कर रहा, इक्वलिटी की बात कर रहा है। इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट मतलब जब वो अकेला था, कोई इसमें हमने इम्प्योरिटी नहीं मिलाई थी, पानी अकेला रखा और पानी में हमने कोई वोलेटाइल कंपोनेंट जैसे मान लो कैम्फर डाल दिया या पेट्रोल डाल दिया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन के। राउल्ट लॉ बोर्ड के पेपर में लिखने के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये ध्यान रख रहा हूं कि तुम लोगों के स्कूल के पेपर हैं और स्कूल में भी तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, चलो भाई, अब लेट अस सपोज कि हमने क्या किया, एक बाइनरी सोल्यूशन ले लिया कि एक ए और बी नाम का हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है। Na क्या है? मोल्स ऑफ ए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, Na क्या है? मोल्स ऑफ ए, और Nb क्या है? मोल्स ऑफ बी। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? XA इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, और अगर किसी को नहीं आता है तो मोल कॉन्सेप्ट वाला 3rd लेक्चर भी देखना पड़ेगा तुम्हें, या भाई देखो तो सारे ही। देखो, ड्रॉपर की दिक्कत ये होती है कि उसे लगता है कि उसे कुछ आता है लेकिन आता कुछ नहीं है, ये खास बात है। आता होता तो तुम सेलेक्ट होगा होता है मेरे भाई। कुछ नंबरों से रह गया ना तो वही फाइन ट्यूनिंग ही करनी है। वो फाइन ट्यूनिंग किस बात पे हो सकती है, किस जगह पे हो सकती है, यू डोंट नो, तो उसे पूरा पढ़ो ईमानदारी से। ठीक है, ठीक, तो XA इक्वल्स टू क्या हो गया? Na अपॉन Na प्लस Nb, और XB क्या हो गया? Nb अपॉन Na प्लस Nb हो गया। अब तो XA प्लस XB की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर हो गई। कोई दिक्कत इसमें? मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा? 1। तो Pa क्या हो गया? Pa इज द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो Pa इज इक्वल्स टू XA Pa नॉट हो गया और PV इक्वल्स टू XB PV नॉट हो गया। PV क्या है? वेपर प्रेशर है, और Pa नॉट क्या है? Pa क्या है? पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इट्स प्योर कंपोनेंट्स वेपर प्रेशर। ठीक, तो Pa नॉट और PV नॉट की वैल्यू लिख दी। अगर हम कह रहे हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो
पी ए और पी बी आपस में कैसे भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी एक्स ए और बी आपस में नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, तो हम डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी टोटल्स के बराबर आएगा। डाल्टन लॉ क्या कहता है, डाल्टन लॉ कहता है कि द प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, द प्रेशर ऑफ ए गैसेस मिक्सचर इज सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द ऑल द गैसेस, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस पे अप्लाई होता है, रिएक्टिंग गैसेस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो पीटी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी ए प्लस पी बी के बराबर आ गई। तो पीटी को लिख दिया एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है। अब क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा किसके बराबर था, 1 के बराबर, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स ए आ गई। इसे उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। तो हमने पी बी को बाहर ले लिया और एक्स ए को कॉमन लेके पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट कर दिया। अब राउट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, ये बात हम ध्यान रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं कि राउट लॉ जैसे आइडियल गैस इक्वेशन किस पे लग रही थी, केवल आइडियल गैसेस पे लग रही थी, वैसे ही राउट लॉ किस पे लगेगा, केवल आइडियल सॉल्यूशंस पे लगेगा, जैसा मैंने पहले बताया था। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट is said to be ideal if it obeys Raoult law exactly at all concentration and all temperatures, ठीक है। तो राउट लॉ क्या है, राउट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। और आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं, जो राउट लॉ को हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी हैं, जो पीवी क्वेश्चन एनआरटी को फॉलो करती है, पीवी क्वेश्चन एनआरटी को कौन फॉलो करता है, आइडियल गैस। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बताते हैं बात पूरी, ठीक है। कि राउट लॉ क्या है, जो आइडियल की सॉल्यूशंस पे लगता है, और आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, हर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे राउट लॉ फॉलो करे, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए। अब आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल अगर हम देखना चाहें, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या करेंगे, अगर हम कोई बाइनरी सॉल्यूशन ले लें, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा कि ए होगा और बी होगा, एन ए और एन बी मोल्स मान लिए, तो उसमें 3 तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, ए टाइप के फोर्सेस, बी बी टाइप के फोर्सेस और ए बी टाइप के फोर्सेस। ए टाइप के कोहेसिव फोर्स होंगे, जब सेम चीजों के बीच में फोर्स लगता है तो कोहेसिव फोर्स कहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए फैमिलीज में कोहेशन होना चाहिए, एडहेशन नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग कहते हैं ना, हमने फैमिली कोहेसिव फैमिली, एडहेसिव फैमिली तुमने सुना बोले हुए। एडहेसिव 2 अलग अलग चीजों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एडहेसिव कहते हैं। इसीलिए जो गम्स आते हैं, जो फेविकोल्स आते हैं, वो कैसे होते हैं, एडहेसिव होते हैं, वो कोहेसिव नहीं होते हैं। तो कोहेसिव सेम चीजों के बीच में फोर्स लगता है। तो ए टाइप का फोर्स कैसा है, कोहेसिव फोर्स, बी बी टाइप का फोर्स कैसा है, कोहेसिव फोर्स, और ए बी टाइप का फोर्स कैसा है, एडहेसिव फोर्स। लेकिन सोल्यूशन क्योंकि आइडियल है, इसलिए एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अगर आइडियल सोल्यूशन है तो एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस सेम होने चाहिए। और इनके एग्जांपल्स हम बिल्कुल बाय हार्ट कर लेंगे, इन्हें रटेंगे नहीं, लेकिन हम इन्हें ध्यान रखेंगे कि एनहेक्सेन और एनहेप्टेन में कोई मतलब इंटरेक्शन करने की स्कोप नहीं है, ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल ब्रोमाइड में भी नहीं, बेंजीन टॉलोइन में भी नहीं, CCl4 SiCl4 में, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आइडियल सोल्यूशन के, और ये याद होने ही चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम राउल्ट लॉ से लिखें तो राउल्ट लॉ से क्या लिख सकते थे हम लोग कि PA इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट। अब ग्राफिकली भी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि PA को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए पी ए नॉट, और PB को लिख सकते हैं XB PB नॉट, ठीक। तो PA की वैल्यू हो गई x, तो इसका अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो क्या होगा, ओरिजिन से पास तो नहीं होगा, हमें एक्स्ट्रापोलेट करके खींचना पड़ेगा, और PB को भी मैं एक्स्ट्रापोलेट करके खींचा। अब क्या हुआ, हमने दोनों ग्राफ को एक साथ बना दिया, हमने दोनों ग्राफ को एक साथ बना दिया। दोनों ग्राफ को एक साथ बनाने से क्या हुआ कि इधर हमने PA ले लिया तो XA की वैल्यू 0 ले ली, तो ये हमारा ग्राफ देखो XA इक्वल टू, ये XB इक्वल टू PB नॉट का हो गया ग्राफ, क्योंकि ये एक्सेस पे यहाँ पे PB XB 0 है, ठीक है। तो ये जो एक्सेस है, ये वाला ग्राफ जो बना है वो XB के लिए बना है, ठीक, और ये वाला ग्राफ जो बना है वो XA के लिए बना, और हमने दोनों को मिला दिया आपस में। तो यहाँ पे XA 1 है, XB 0 है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, प्योर कंपोनेंट ऑफ A के बराबर आ रहा होगा। सेम तरीके से यहाँ पे XB की वैल्यू 1 है और XA की वैल्यू 0 है, तो ये PB नॉट के बराबर आ रहा होगा। तो हमने दोनों लाइनें खींच दी। अब 2 पॉइंट हमें पता है, उनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन तुम लोग जानते हो निकालना, तो PT की वैल्यू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट के बराबर आ गई, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करें कि हमें ये 3 पॉइंट पता है A B C D, तो मैं अगर इनमें रिलेशन निकालना हो तो किसके कौन किसके बराबर होगा। अगर हमें फॉर द लाइन ड्रॉन द वैल्यू ऑफ AD लाइन इज इक्वल टू, तो हमें AD की वैल्यू बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बतानी है। तो देखने में लगता है ये तो सर इसके बराबर, इसका प्लस इसका सम हो जाएगी, या फिर इसका और इसका सम हो जाएगी, या फिर इन तीनों का सम हो जाएगी, ठीक। लेकिन ऐसा है नहीं, जो ग्राफ पढ़ना जानते हैं वो ये बात नहीं मानेंगे कि ऐसा हो पाएगा।
तो एडी की वैल्यू किसके बराबर होगी? द वैल्यू ऑफ एडी विल बी इक्वल टू, एडी रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रेशर एट एनी गिवन कंपोजिशन। देखो जो एडी है वो टोटल प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। एडी क्या कर रहा है? टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो भाई हाँ या ना। कठिन लगे कमेंट करना, मैं दोबारा अगली क्लास में फिर से समझा दूंगा, लेकिन बताना पड़ेगा, ठीक है। एडी रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर एट ए गिवन कंपोजिशन। तो पीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एडी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब एक्स ए पी ए नॉट किसके बराबर है? देखना जरा, एक्स ए पी ए नॉट बराबर है सी डी के, और एक्स बी पी बी नॉट बराबर है बी डी के। ए बी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो AD विल बी इक्वल टू सी डी प्लस बी डी। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में बनाया जा सकता है, अभी तक आईडी ने नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। अब लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या है? राउल्ट लॉ केवल आइडियल सोल्यूशन पे काम करता है, रियल सोल्यूशन पे काम नहीं करता। तो राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ideal solution. It is not valid if the solution associates or dissociate or undergo any chemical reaction with the solvent. ये तो बात हमेशा ही ट्रू है कि सोल्यूशन को एसोसिएट नहीं करना चाहिए, डिसोसिएट नहीं करना चाहिए और किसी भी उसे रिएक्शन के में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक। अब एक सवाल है, पढ़ो जरा इस सवाल को, क्या कह रहा है? Which of the following statement about the composition of vapor over an ideal solution, ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? बेंजीन और टोलुइन की बात हो रही है और हमें दिया है क्या कि assuming that the temperature is constant at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टोटल प्रेशर डेटा जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन का जो है वेपर प्रेशर डेटा वो 12.8 किलो पास्कल है और टोलुइन का 3.85। तो इनसे हमें ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ वेपर्स में क्या ज़्यादा होगा। तो इसमें मोर वोलेटाइल कौन है? देखो भाई, पीबी की वैल्यू हमें, पीबी नॉट की वैल्यू पता है कितनी है? 12.8 किलो पास्कल, और P, इसे कैपिटल P लिख देता, पी टी नॉट की वैल्यू टोलुइन को 3.85। तो विच इज मोर वोलेटाइल? बेंजीन इज मोर वोलेटाइल देन टोलुइन। बेंजीन इज मोर वोलेटाइल, बेंजीन इज मोर वोलेटाइल देन टोलुइन, क्योंकि तभी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वेपर कम फेज विल हैव, तो बेंजीन अगर ज्यादा मतलब वोलेटाइल है तो ज्यादा उड़ेगी, ज्यादा उड़ेगी तो ऊपर ज्यादा कौन होगी? वेपर फेज में कौन होगी? बेंजीन होगी। वेपर फेज हैव मोर concentration of benzene than toluene, ठीक। तो सिंपल बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, एक आंसर आ जाएगा। हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन हो नहीं सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसका, मतलब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है? बेंजीन का ज़्यादा है। तो सिंपल सा सवाल था, आसानी से लग जाएगा। अब एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं कि टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर of the solution containing 1 mole of X and 3 moles of Y is 550 mm of mercury. At the same temperature, if 1 mole of Y is further added to the solution, the vapor pressure of the solution increases by 10 mm of mercury. The vapor pressure of X and Y हमें प्योर फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं कि हमें इनिशियली क्या दिया था, इनिशियली क्या दिया था? P टोटल की वैल्यू हमें दी हुई थी कितनी? P टोटल की वैल्यू दी थी 550 mm ऑफ मरकरी। तब हमें XA की वैल्यू दी हुई थी कितनी? 1 मोल है तो 1/4 हो जाएगा, और XB की वैल्यू कितनी दी थी? 3/4 दी थी। बात समझ में आ रही है? 3/4 कहाँ से आया भाई? 1/1 + 3 हो गया, और ये 3/3 + 1 + 3 हो गया। Na/Na + Nb से निकाल ली। तो हम P टोटल जानते हैं किसके बराबर होता है? XA/PA0 + XB/PB0 के बराबर होता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई हमारे पास, क्या कि 550 = 1/4 PA0 + 3/4 PB0। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई। अब फाइनली क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, जब हमने 10 मोल्स ऑफ B बढ़ा दिए, 10 मोल्स किसके बढ़ा दिए?
सॉरी 10 mm ऑफ मरकरी प्रेशर बढ़ गया जब 1 मोल ऑफ वाई बढ़ाया। तो एक्स ऑफ ए बी नहीं दिया, अच्छा एक्स और वाई दिया, सॉरी यार। तो इसे हम एक्स और वाई लिख लेते हैं यहीं पे, है ना। क्या करें, हमें ए और बी की आदत है ना यार लिखने की, चलो कोई नहीं। इसे हम एक्स ऑफ एक्स लिख देते हैं और एक्स ऑफ वाई लिख देते हैं। तो ये एक्स ऑफ एक्स और एक्स ऑफ वाई आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स वाई आ गया, ठीक। अब हमने y के मोल बढ़ा दिए तो x ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 1/1 + 4 यानी 1/5 के बराबर हो जाएगा। x ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, 4/1 + 4 यानी कि 4/5 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली पी टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 560 mm ऑफ मरकरी, क्योंकि 10 mm से बढ़ गया था। तो दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, 560 = 1/5 पी ऑफ एक्स और यहाँ पी ऑफ वाई लिख देंगे, पी ऑफ एक्स प्लस 4/5 टाइम्स पी वाई नॉट। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम फिर से रीराइट कर लें, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। इसे हम लिख दें 0.25 पी एक्स और इसे लिख दें 0.75 पी वाई नॉट। इसे लिख दें 0.2 पी एक्स नॉट और इसे लिख दें 0.8 पी वाई नॉट, ठीक। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें कि हम इसमें इन दोनों को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व तो कर ही लोगे यार कि नहीं कर पाओगे सॉल्व, बताओ जल्दी बताओ, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। तो इनकी वैल्यू आ जाएगी जो पी एक्स नॉट और की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 400 और पी वाई नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 600 टॉर, सॉरी टॉर करें mm ऑफ मरकरी, mm ऑफ मरकरी में ही बताना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसका आंसर जो आ गया हमारा सी आ गया। सिंपल सवाल था, कोई मुश्किल की बात नहीं थी, इसे कर देना चाहिए हम सभी को, है ना। कैलकुलेशन पार्ट था, मैंने सीधे आंसर लिख दिया, तुम कैलकुलेशन तो कर ही लोगे अपने आप में, मान लेता हूँ, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया भाई, इस तरह से हम लोगों ने राउट लॉ को पढ़ लिया, आइडियल सोल्यूशन को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशंस के बारे में अगली क्लास में, और हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगली क्लास में नॉन आइडियल सोल्यूशंस के बारे में पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या एक क्लास केवल क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, तो उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में प्रॉबेबली खत्म हो जाएगा। शीट्स तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके लगाना शुरू कर सकते हो। टॉपिक वाइज है तो उन्हें वैसे कर सकते हो, जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक के सवाल लगा लो, ठीक है। इतना होमवर्क तो करके रखोगे यार, तभी मज़ा आएगा, है ना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं, तुम लोग अच्छे से पढ़ ही रहे हो, लोगों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो खुशी मिलेगी, मिलती है ऑब्वियसली। और हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।